पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, 2 पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है, ठीक है। x इक्वल टू a पर पोटेंशियल इन्फानाइट है, x इक्वल टू 0 पर भी पोटेंशियल इन्फानाइट है। इसके अलावा ये जो बाहर की रेंज है, यानी a के बाद वाली रेंज और 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली रेंज, इन सब जगह पोटेंशियल इन्फानाइट है, इन सब जगह पोटेंशियल इन्फानाइट है। केवल ये जो बीच वाला एरिया है इसमें पोटेंशियल 0 है, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जो इन दोनों दीवारों के बीच में है। तो हमें इसके लिए वेव फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखो 0 से a जब रेंज है x की, तो 0 से a यहाँ पर है, इस बीच में पोटेंशियल क्या है 0, तो Vx इज इक्वल टू 0। और 0 से पीछे और a के बाद में पोटेंशियल क्या है इन्फानाइट। तो यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है केवल बीच वाले रीजन में, तो हम बीच वाले रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। और क्योंकि ये वन डायमेंशनल बॉक्स है तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन एक विमीय में ही लिखेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है 3D में, ये इक्वेशन होती है हमारे पास del टू साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन पता है अपन को। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो रेंज है 0 से a में पोटेंशियल क्या है 0, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। और यहाँ पर del टू साई है, हमें केवल एक डायमेंशन में चाहिए, तो हम d टू साई अपॉन डी स्क्वायर लिख देंगे, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। साई r होता है लेकिन साई x ले लेंगे क्योंकि एक डायमेंशन में ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2m को उधर भेज देंगे, h क्रॉस को इधर भेज देंगे, सब टर्म को एक साथ ले लेंगे, इस पूरे कॉन्स्टेंट को k स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ k है √2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में आपको पता होगा साइन या कोस के अंदर लेते हैं। तो सम कांस्टेंट साइन के एक्स प्लस सम कांस्टेंट कोस के एक्स। अब ए और बी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। एक चीज़ बाउंड्री कंडीशंस के टाइम पे बताना मैं भूल गई कि जब पोटेंशियल 0 होता है, सॉरी पोटेंशियल अगर कहीं पे इन्फानाइट होता है तो इन्फानाइट पोटेंशियल पे वेव फंक्शन हमेशा 0 लिया जाता है। ये भी एक कंडीशन होती है जो वेव फंक्शन पे लगाई जाती है, बट ये कंडीशन उसी के अलोंग है जहाँ अपन बोलते हैं साई कंटिन्यूअस होता है, ये उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल इन्फानाइट होने से साई पोटेंशियल जहाँ पर भी इन्फानाइट होगा, क्योंकि वहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन आप देखो ये वाली इक्वेशन, तो पोटेंशियल इन्फानाइट होने पे पूरी इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी, हमें साई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ पर हम वेव फंक्शन 0 ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो जगह पोटेंशियल इन्फानाइट हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर और बाउंड्री x इक्वल टू a पर। तो इन दोनों पर पोटेंशियल इन्फानाइट है, तो हम साई की वैल्यू इन दोनों पर ही 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर साई को 0 करते हैं। तो जब हम x इक्वल टू 0 पर साई को 0 करते हैं तो जो वेव फंक्शन हमें मिला है, व्हाट इज द वेव फंक्शन, हमारा वेव फंक्शन है a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। तो इसमें साई की जगह रख देंगे 0 और x की जगह यहाँ पर 0 और x की जगह यहाँ पर 0, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब साइन 0 तो होता है 0 और कोस 0 होता है 1, तो यहाँ से हमें b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। और जब b 0 मिलेगा तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन कितना बचेगा साई x इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास साई में कोई आयोटा का टर्म तो है नहीं, तो सिंपली साई का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, वो लगाया। और लिमिट देखो, लिमिट 0 से a हो गई, क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चाहे यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, लेकिन जो साई है वो केवल 0 से a तक में ही है, उसके बाहर साई की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, क्योंकि उसके बाहर पोटेंशियल इन्फानाइट है, तो उसके बाहर इंटीग्रेशन करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम लिमिट 0 टू a लगाएंगे, क्योंकि वेव फंक्शन जो है हमें फाइनाइट उसी रेंज में मिलेगा। इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट कर दी, लिमिट के अंदर देखो केवल a बचेगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ये टर्म क्यों 0 होगा साइन 2 के a, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें लिमिट मिल जाएगी, सिंपली ये a, यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू निकाली और वो साई x के फॉर्मूले में रख दी, ठीक है। नेक्स्ट है हम k की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ क्या मिलेगी वो देखते हैं। देखो x इक्वल टू a पर भी साई x क्या है 0 होगा, क्यों, क्योंकि उस जगह पोटेंशियल क्या है इन्फानाइट है। तो यहाँ पर x की जगह a रख देंगे, तो साई की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, तो ये हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। √2a/a को उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा हमेशा n पाई को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा जब 0 होता है तो कब 0 होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो n पाई। लेकिन इस n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। हम n इक्वल टू 0 वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, इसका कारण है क्योंकि जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो एक बार बताती हूँ, ये यहाँ से k की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k की वैल्यू a को नीचे भेज दो n पाई बाय a, और ये जो k की वैल्यू होगी वो हम इस जगह रखेंगे, इस जगह रख देंगे, तो वेव फंक्शन में क्या मिल जाएगा
ये अब n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर हमने n इक्वल टू 0 ले लिया तो x की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, वेव फंक्शन हमेशा 0 आएगा। और वेव फंक्शन 0 होने का मतलब है पार्टिकल वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन 0 होने का मतलब मोड ऑफ साई स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। और मोड ऑफ साई स्क्वायर क्या होता है? पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं पर। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू a तक x की चाहे आप कुछ भी रेंज रख दो, क्योंकि n 0 है इसलिए साई हमेशा हर जगह 0 मिलेगा। और साई का हर जगह 0 होना ये बताएगा कि पार्टिकल वहाँ पर इस बॉक्स में मौजूद नहीं है, जबकि एक्चुअल में हमें पता है कि पार्टिकल यहाँ मौजूद है, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए, यानी इस रेंज में एटलीस्ट साई नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस वजह से हम n इक्वल टू 0 को नहीं कंसिडर करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन आगे ले लेते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे आइगन फंक्शन। ये सिंपली साइन का ग्राफ है जिसमें n की वैल्यूज अलग अलग रखते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ ये आता है, n इक्वल टू 2 के लिए आता है, n इक्वल टू 3 के लिए आता है। कैसे लिया? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के अंदर यहाँ पर देखो साइन हमें मिलेगा √2/a तो है ही साथ में, ठीक है। साइन n पाई x अपॉन a होता है, n की जगह क्या है 1 है इस केस में, तो साइन पाई x अपॉन a मिलेगा। अब देखो x इक्वल टू 0 रखो तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। बाउंड्री देखो लास्ट x इक्वल टू a, अगर इस x की जगह a रखते हैं तो a/a कैंसिल, साइन पाई आ जाएगा तो फिर से यहाँ 0, ठीक है। और a/2 पर मैक्सिमम मिलेगा, क्यों? क्योंकि a/2 रखो x की जगह, इस x की जगह हो गया a/2 तो a से a कैंसिल आउट, साइन पाई/2, साइन पाई/2 कितना होता है साइन 90 विच इज़ हाईएस्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से शुरू होकर चला जाएगा। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0, a/2 और a तीनों पर साइन 0 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इस जगह n इक्वल टू 2 है तो साइन वाले फंक्शन में 2πx अपॉन a का पॉइंट बनेगा, तो x इक्वल टू 0 पर 0 मिलेगा। इस जगह x इक्वल टू a/2 रखो तो a/2 रखने से साइन पाई मिलेगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और x इक्वल टू a रखोगे तो 2π मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। इनका स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है, और साइन स्क्वायर का ग्राफ n इक्वल टू 1 के लिए ये आता है, 2 के लिए ये आता है और 3 के लिए आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो के ए इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है n पाई, तो ओके मैं के ए इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास n पाई, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ जो मैंने उस टाइम कहा था कि थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो के ए इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है n पाई, करेक्ट। और हम जानते हैं कि साइन n पाई कितना होता है 0, और यहाँ पर क्या है साइन 2ka का मतलब कितना हो जाएगा साइन 2n पाई। अब आप n की चाहे 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा आंसर 0 आएगा, इस वजह से हमने इस फंक्शन को 0 ले लिया था। अब के ए इज इक्वल्स टू एन पाई हमें अभी भी मिला है, यहाँ से के की वैल्यू कितनी है n π/a, और इक्वेशन के सबसे इस लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिखी थी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन, वहाँ पर देखना सबसे पहले जहाँ पर के इंट्रोड्यूस हुआ था तो के की हमें ये वाली वैल्यू मिली थी। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ई की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो वैल्यू आ जाएगी ये, और क्योंकि h क्रॉस जो होता है वो h/2π होता है तो दूसरा फॉर्मूला ये आता है, तो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो 1 पे वैल्यू मिलती है ये, 2 पे ये और 3 पे ये, इन तीनों का रेशियो लेते हैं तो 1:4:9, यानी कि हमें 1 2 3 4 कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ गैप मिल रहा है, वो गैप भी सिमिलर नहीं है। इसका मतलब एनर्जी के लेवल डिस्क्रीट होते हैं। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूस के अंदर एक चीज़ इस तरह से चलती रहती है, डिस्क्रीट में टुकड़ों में होती है, यानी गैप आता रहता है। तो एनर्जी के लेवल कंटिन्यू इस तरह से नहीं है बल्कि बीच बीच में उनके बीच में गैप है, तो इस तरह की एनर्जी लेवल को बोलते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो जनरली 1 2 3 के लिए लिया है, उसी तरह से nth के लिए लेंगे तो nth के लिए फॉर्मूला वापस हमें यही मिल जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को या जो एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़। ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी लेवल का, तो देखो ये n=0 वाला लेवल है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लेते ही नहीं है तो यहाँ हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे भी n=0 रखोगे तो एनर्जी 0 आएगी, तो हम वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है वैसे भी। तो हम शुरू करते हैं n=1 से। n=1 पर आपको वैल्यू मिलती है h²/8ma²। सपोज इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया E1। n=2 पर हमने देखा इसके आगे 4 लग गया था तो ये 4 टाइम्स E1, 3 के केस में 9 टाइम्स E1, 4 के केस में 16 टाइम्स E1। इनका गैप भी इंक्रीज होता जा रहा है, देखो इनके बीच में ये 4 है, यहाँ फैक्टर 1 था, 4 - 1 यहाँ 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 9 - 4 5 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर 16 - 9 7 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एनर्जी का गैप बढ़ा मिल रहा है और इन्हें कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल।